हाँ जी बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था SA 330 प्लानिंग, प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्लान से आपने याद कर लिया होगा, लर्न कर लिया होगा। अब चलते हैं 315 रिस्क मैप से। आइडेंटिफाइंग एंड assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment। ये पूरा नाम है SA का 315 का। हम चलते हैं SA 315 पे। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। रिस्क मैप से इस ऐसे में हम पढ़ेंगे रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, सिग्निफिकेंट रिस्क, की कंट्रोल टेस्ट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एनालिटिक प्रोसीजर एंड प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ असेस्ड रिस्क। तो सबसे पहले तो इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। हर ऐसे का ऑब्जेक्टिव होता है। इस ऐसे का ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाई करना रिस्क को, जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है, जिसको बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ROMM। ROMM आगे बहुत आएगा, इसको याद रखना। वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, ये हमने ऐसे 200 में भी पढ़ा था कि रीजनेबल एश्योरेंस प्राप्त करते हैं कि फ्री फ्रॉम द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो अब हम उसी की बात कर रहे हैं कि उसकी रिस्क क्या है, वो SA 315 अपने को बताता है। इसको कैसे असेस करते हैं? एक तो एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को समझ करते हैं, और एक एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को समझते हैं और उससे हमें करते हैं। जैसे कि मान लिया कि हम एक हॉस्पिटल में ऑडिट कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल का अगर बिलिंग सिस्टम को चेक करते हैं, उसका सिस्टम देखते हैं बिलिंग का, तो हमें पता लग जाएगा कि वो कैसे बिलिंग करते हैं। तो उसको देखकर ऑडिटर उसको चेक करके देख लेगा कि सारी इसमें कोई गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई इनकम छुपा तो नहीं रहे हैं, या कोई फेक बिलिंग तो नहीं कर रहे हैं। तो उसको अंडरस्टैंड करना है ऑडिटर को, वो इस ऐसे का ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें आता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो ऑडिट से पहले उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है इनहेरेंट रिस्क और एक होता है कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क जो है कि कोई इंटरनल कंट्रोल नहीं लगाते जब तक हम, तो वो रिस्क आ सकती है विदाउट इम्प्लीमेंटिंग द इंटरनल कंट्रोल, कि हम कोई चेकिंग नहीं लगाते, कोई नहीं लगाते। एक आदमी को तो कह दिया कि तुम बिल करके पैसे ले ले, वो बिल करके पैसे लिए जा रहे हैं, हमने उसकी कोई चेकिंग नहीं की। अगर उसने कोई भूल कर दी तो हमें पता ही नहीं लगेगा। ये रिस्क होगी इनहेरेंट रिस्क, विदाउट कंसिडरिंग द इंटरनल कंट्रोल। और दूसरी होती है कंट्रोल रिस्क, यानी कि इंटरनल कंट्रोल लगा दिए कि दूसरा आदमी इसको चेक भी कर रहा है, पर फिर भी वो गलती नहीं पकड़ पा रहा, कि इंटरनल कंट्रोल उसको प्रिवेंट करने के लिए, मिस स्टेटमेंट को प्रिवेंट करने और डिटेक्ट करने के लिए जब वो फेल हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं कंट्रोल रिस्क। यानी कि दो कंपोनेंट हुए रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, दोनों जुड़ के बनती हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। सिग्निफिकेंट रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क वो होती है जिस पर ऑडिटर को विशेष ध्यान देना पड़ता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। तो वो कहाँ कहाँ से क्रिएट होती है उसकी बात करेंगे। एक तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, यानी कि बहुत ट्रांजैक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत लंबे लंबी एंट्रियां कर दी हैं, बहुत सारे उसमें एक ही ट्रांजैक्शन पे मल्टीपल अकाउंट को हिट किया जा रहा है। यहाँ हमें फ्रॉड का सस्पेक्ट हो, यहाँ मैनेजमेंट बहुत सारे जजमेंट लेके अपनी एंट्री करवा रहे हैं, या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, इनमें रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसको हम सिग्निफिकेंट रिस्क कहेंगे। तो इन ट्रांजैक्शन को ऑडिटर पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। जो रियल एस्टेट है, एग्जाम्पल के लिए देखें, इसमें क्या है कि जो मैनेजमेंट है अभी उसमें काम चल रहा है,
अभी प्रोजेक्ट चालू किया, अभी काम कर रहा है, उसमें वो क्या है कि इतना पोर्शन हो गया, कंप्लीट हो गया, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यूएशन करके उसका प्रॉफिट बुक करते हैं, तो वो जो एस्टीमेट पे होता है और वो मैनेजमेंट के जजमेंट पे होता है, तो यहाँ सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकती है। तो इस पे ऑडिटर को बहुत ध्यान देने की जरूरत है, सिग्निफिकेंट रिस्क पर। ऑडिटर एंटिटी को कैसे समझेगा? व्हाट आर द एरिया शुड बी ऑडिटर अंडरस्टैंड? तो एंटिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी इंडस्ट्री, रेगुलेटरी, एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखने हैं, नेचर ऑफ एंटिटी देखना है, एंटिटी का ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस रिस्क देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे, एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल देखेंगे। चलो इसको आगे हम पढ़ते हैं कि ये क्या क्या चीज है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये 5 पैरामीटर हैं जिन पे ऑडिटर एंटिटी और इसके एनवायरनमेंट को समझता है। इंडस्ट्री क्या चीज हुई कि वो कौन सी इंडस्ट्री है, उसमें क्या उसके कंपटीशन है, उस इंडस्ट्री का नेचर क्या है, उसका कंपटीशन क्या है, क्या टेक्नोलॉजी है और उसकी डिमांड क्या है। क्योंकि इसको भी समझना जरूरी है, कंपटीशन ज्यादा है तो वहां रिस्क ज्यादा होगी, और उसको क्या है कि अपना को कंपटीशन में बनाए रखने के लिए कुछ मैनेजमेंट अपना मिस रिपोर्टिंग भी कर सकता है। दूसरा आता है उस पे लॉ एंड रेगुलेशन, वो कौन कौन से होते हैं। कंपनी एक्ट है, मान लो जीएसटी है, आरबीआई का लगता है, सेबी का लगता है, जो लॉ एंड रेगुलेशन। और इकोनॉमिक कंडीशन, जो उस एरिया की इकोनॉमिक कंडीशन है, इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन ज्यादा है तो उस समय भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, और इसको ऑडिटर को अच्छे से समझना है। जैसे मान लिया कि बैंक की ऑडिट कर रहे हैं तो आरबीआई के नॉर्म्स हमें पूरा होना चाहिए, प्रोविजनिंग देखना चाहिए, इनकम रिकॉग्निशन तो है, ये इफेक्ट करेंगे। तो ये जो हुए ये एंटिटी की इंडस्ट्री वाली बात हुई, रेगुलेटरी और एक्सटर्नल फैक्टर। दूसरा आता है नेचर ऑफ एंटिटी। नेचर ऑफ एंटिटी में क्या आएगा? ये ऑपरेशन एंड बिजनेस मॉडल, कि ऑपरेशन किस प्रकार से हो रहे हैं, उसका बिजनेस मॉडल क्या है। ओनरशिप और गवर्नेंस स्ट्रक्चर, कि उसकी मालिक कौन है, उसकी गवर्नेंस कैसे होती है, कौन उसको चला रहा है, इंडस्ट्री को कंट्रोल कैसे कौन कर रहे हैं, किस टाइप के इन्वेस्टमेंट उसमें हुए हैं, उसका क्या है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, डेब्ट कितना है, इक्विटी कितनी है, और उसने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, अगर कई बार इन्वेस्टमेंट कर रखा है, प्लांट मशीनरी का इन्वेस्टमेंट है, उन सबको हम देखेंगे। तो इससे क्या है कि एंटिटी का हमें नेचर पता लगेगा। एग्जाम्पल में जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके पास इन्वेंट्री होगी, पर सर्विस कंपनी है उसके पास नहीं होगी, तो दोनों के लिए नेचर अलग अलग हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारी नेचर अलग अलग हो सकते हैं। तो हमें देखना है उसका ऑपरेशन, बिजनेस मॉडल, ओनरशिप और गवर्नेंस स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर, वो क्या क्या है वो हमें उसका देखेंगे। फिर आता है तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस रिस्क। ऑडिटर इसके वो भी ऑब्जेक्टिव्स को समझेगा कि उस एंटिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट ने क्या ऑब्जेक्टिव करे हैं, और उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट ने क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, और बिजनेस रिस्क है, इन स्ट्रेटेजी को बनाने से कितनी बिजनेस रिस्क डेवलप हुई है, उसको भी हम देखेंगे। कंपनी, जैसे कि मान लिया कंपनी बहुत तेजी से बढ़ा रही है और उसके लिए वो लोन ले रही है, तो जब लोन ज्यादा ले रही है तो लिक्विडिटी की रिस्क हो जाएगी, क्योंकि उसको लोन का रीपेमेंट करने के लिए लिक्विडिटी चाहिएगी। अगर बहुत ज्यादा लोन ले लिया, हो सकता है कि वो एंटिटी उसमें फेल हो जाए और उसके लिए गोइंग कंसर्न इशू भी आ जाए। गोइंग कंसर्न को हम बाद में आगे एक ऐसे में पढ़ेंगे, इसलिए मैं पहले ऐसे पढ़ा रहा हूं कि हमें जब पूरे ऐसे आ जाएंगे तो हमारा जो ये चैप्टर है वो अच्छे से हमें लर्न होंगे। मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ऑडिटर को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी मेजर करना है, जिससे एंटिटी के बारे में उसको समझ आ जाए कि मैनेजमेंट कैसे परफॉर्मेंस को मेजर करता है, क्या बजट बनाता है, फोरकास्ट करता है, उसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या कहते हैं। इसके लिए रेशियो एनालिसिस और वेरिएंस एनालिसिस भी हम उसका करेंगे, इनको भी देखेंगे कि वो इंडस्ट्री के दूसरी इंडस्ट्री के पैरेलल बराबर है या नहीं है। अगर मान लो कि वो अपना प्रॉफिट बहुत दूसरी इंडस्ट्री के कंपैरेटिव में कम दिखाता है, तो भी हो सकता है कि वो विंडो ड्रेसिंग कर रहा है, या ज्यादा दिखाता है तो भी हो सकता है विंडो ड्रेसिंग कर रहा है, या उसके उसमें मिस स्टेटमेंट है।
तो ये हमें इंडिकेट करेगा कि मिस स्टेटमेंट है या नहीं है, हम जब इसके परफॉर्मेंस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल क्या चीज होती है कि ऑडिट जो एंटाइटी है वो अपना जो फाइनेंशियल पैरामीटर है उनको रिकॉर्ड करने के लिए या अपनी एंटाइटी को चलाने के लिए बहुत सारे कंट्रोल लगाती है। तो उन चेक्स को जो कंट्रोल लगाए गए हैं, जो चेक्स को लगाए गए हैं, उनको अंडरस्टैंड करेंगे कि उसने क्या क्या कंट्रोल लगाए हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर उनका कैसा है, कंट्रोल एक्टिविटीज कैसे है, और इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी वो कैसा है, मैनेजमेंट कैसे इंफॉर्मेशन गेन करती है और उसको कैसे रिव्यू करती है, और इन कंट्रोल्स को कैसे मॉनिटर किया जाता है, ये ज्यादा हमें अंडरस्टैंड करना है। वीक कंट्रोल, मान लो कैश रिसीट पे कोई कंट्रोल ही नहीं कर रखा, तो उसमें क्या है कि वो जो कैशियर है वो उसका मिसअप्रोप्रिएशन भी कर सकता है। तो इस प्रकार से हमें एंटाइटी के एनवायरनमेंट को समझना है। एंटाइटी का एनवायरनमेंट समझना क्यों जरूरी है? जब हम एंटाइटी के ऊपर 5 पैरामीटर पे इसके अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमें उसके जो रिस्क एरिया है, जो रिस्क प्रोन है, जहां मिस स्टेटमेंट हो सकती है, उन एरिया को पता लग जाएगा। और यह भी हमें साथ पता लगेगा कि इनके अफेक्ट हमारी रिस्क को, ये अफेक्ट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे इफेक्ट करती है, और इसके हिसाब से हम अपना ऑडिटर प्रोसीजर डिजाइन कर पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए फार्मा कंपनी में अगर रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिले तो उसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन गलत हो जाएगा, और ऑडिटर शुड ऐसे में ऑडिटर को कंप्लायंस रिस्क को भी देखना चाहिए कि अगर वह रेगुलेटरी कंप्लायंस पालना नहीं कर रही है तो उसके लिए उसको क्या है कि एंटाइटी की प्रॉफिटेबिलिटी भी उससे इफेक्ट होगी, रेवेन्यू भी गलत हो जाएगी, तो मिस स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटीज यहाँ रहेंगी। इंटरनल कंट्रोल को आगे और समझते हैं हम थोड़ा डिटेल में। इंटरनल कंट्रोल क्या है? इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस है, डिजाइन और इंप्लीमेंट किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। कौन करता है इंटरनल कंट्रोल को? डिजाइन, इंप्लीमेंट, मैनेजमेंट करती है। किसके लिए? रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिवाइवल है और ऑपरेशन इफेक्टिवली हो रहे हैं, और कंप्लायंस लॉ एंड रेगुलेशन की हो रही है। इफेक्टिव ऑपरेशन करने के लिए भी उनको कंट्रोल बनाने पड़ेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए भी और लॉ एंड रेगुलेशन कंप्लायंस के लिए भी वो इंटरनल कंट्रोल लगाने पड़ेंगे ताकि टाइमली सब कंप्लायंस होती रहे। इसके लिए ये इंटरनल कंट्रोल की बात हो गई। तो इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है कंट्रोल एनवायरनमेंट, टोन एट द टॉप, इंटेग्रिटी, एथिकल वैल्यू, HR प्रैक्टिस। अगर ऊपर वाले ईमानदार होंगे, ऊपर वाले एथिकल होंगे, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा मैसेज, तो लोग उसमें ईमानदारी भी रहेंगे, वैल्यू भी रहेगी। और HR जो प्रैक्टिस है, वो जो ह्यूमन रिसोर्सेज प्रैक्टिस है उसकी, वो भी कंट्रोल एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती हैं कि आगे प्रमोशन के चांसेज हैं, जो अच्छे वर्कर हैं, अच्छा काम करते हैं तो उनको इंसेंटिव मिलता है, तो इससे कंट्रोलमेंट। और इससे क्या है कि जो HR का प्रैक्टिस है, HR में जो उनको अगर कोई आदमी बेईमानी कर रहा है उसके खिलाफ टाइमली एक्शन लिया जाता है, तो इससे कंट्रोलमेंट मजबूत होता है। इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए, मैनेजमेंट को उसका सुपरविजन करना चाहिए। एंटाइटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या है? मैनेजमेंट ने क्या क्या पैरामीटर बना रखे हैं मैनेज करने के लिए, रिस्क को मैनेज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। उन पैरामीटर्स का वो कैसे प्रयोग करती हैं कि वो उसके लिए कि की बिजनेस रिस्क है उसके लिए अपना रजिस्टर बनाए और उसमें देखे कि वो उसमें कहाँ कहाँ कमी आ रही है, कौन कौन सी रिस्क क्रिएट हो रही है बिजनेस के कारण से। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन कि ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं, कैसे प्रोसेस किए जाते हैं और कैसे रिपोर्ट किए जाते हैं। जैसे ERP सॉफ्टवेयर है, MIS रिपोर्ट है। MIS रिपोर्ट टाइमली मैनेजमेंट को बनाकर टाइम टू टाइम दी जाती हैं, जिससे कि वो अपने उनको रीड करे, उनका कंक्लूजन निकाले और उसके हिसाब से कंट्रोल एक्टिविटीज को और ज्यादा इफेक्टिव बनाए। कंट्रोल एक्टिविटीज क्या होती हैं?
policy and procedure to prevent detect the error. कंट्रोल एक्टिविटीज होती हैं जो कंट्रोल बनाई गई हैं उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाता है जिससे कि जो एरर होने की संभावना है उनको प्रिवेंट किया जा सके, और अगर हो भी गई तो वो टाइमली डिटेक्ट की जाए और उससे क्या है कि वो जो एरर्स हैं उनको पकड़ा जा सके, उन्हें सुधारा जा सके। इसके लिए क्या कर सकते हैं, एथोराइजेशन की पॉलिसी बना सकते हैं, ट्रांजैक्शन को कोई अप्रूव करेगा और टाइमली जो ट्रांजैक्शन का रिकंसिलिएशन कर सकते हैं। और कंट्रोल लगाना, बनाना, लगाना यही जरूरी नहीं है, उसकी मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है कि कंट्रोल हमारे इफेक्टिवनेस है और कितने इफेक्टिव हैं और कैसे कैसे वो काम कर रहे हैं, क्या वो प्रिवेंट और डिटेक्ट कर रहे हैं, और इसके लिए इंटरनल ऑडिट या रिव्यू जैसे लगाई जाते हैं ताकि वो इनको कंट्रोल कर सकें, इनको प्रिवेंट कर सके, डिटेक्ट कर सके, और नहीं कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें रिपोर्ट मिल सके। कंट्रोल एक्टिविटीज हमने ऊपर देखा कि कंट्रोल एक्टिविटीज होनी चाहिए। कंट्रोल एक्टिविटीज में कैसे है कि इसमें प्रोसीजर बनाते हैं कि कोई एक आदमी ट्रांजैक्शन को बनाता है मेकर और दूसरा उसको चेक करता है मेकर चेकर। तो यानी कि एथोराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन हो, जो भी ट्रांजैक्शन किया जाए उसका एथोराइजेशन दूसरा आदमी करे। ड्यूटी को बांट दिया जाना चाहिए, एक ही आदमी सारी ड्यूटी नहीं करे। जैसे उसने कैश लिया वही रसीद काट रहा है, उसने रसीद इशू कर दी वही लेजर में पोस्टिंग कर रहा है, वही उसका रिकंसिलिएशन कर रहा है। तो ऐसा करने से उसके पास फ्रॉड करने के चांसेस, उसको फ्रॉड करने की मौके मिलते हैं, उसको अवसर मिलते हैं फ्रॉड करने के, तो उसको अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड करने की। अगर इसकी ड्यूटी बदलती ही रहेगी, अलग अलग लोग अलग अलग काम करेंगे तो उसमें होगा। और एक लंबे समय तक एक ही एम्प्लॉय एक काम पे रखता है तो उसके पास भी अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि वो अपना कोई फ्रॉड करे और उसको छुपा ले। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द एसेट्स, हमने पहले बात करी थी फ्रॉड में कि मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स से भी फ्रॉड होते हैं और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के मिस रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल से भी फ्रॉड होते हैं। तो फिजिकल वेरिफिकेशन है एसेट्स का, वो भी टाइमली होना चाहिए, और इसके लिए रिकंसिलिएशन एंड रिव्यू है वो लगातार चालू रहना चाहिए। ये कंट्रोल एक्टिविटीज में आता है। तो एथोराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, रिकंसिलिएशन एंड रिव्यू। इंटरनल कंट्रोल की भी लिमिटेशन है कि चाहे कितना ही कंट्रोल इफेक्टिव लगा लो, कितनी हम कोशिशें कर ले, फिर भी कोई ना कोई कमियां उसमें रह जाती हैं, कोई ना कोई गलती होने की संभावना रहती है। अगर इंटरनल कंट्रोल से ही गलती होने की संभावना नहीं हो जाए तो फर्दर चेक ऑडिट की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका कारण क्या है कि ह्यूमन एरर हो जाती है, मानवीय गलतियां। आदमी गलत पोस्टिंग कर दिया, उसका कोई इंटेंशन नहीं था, पर उसकी मानवीय भूल, ह्यूमन एरर हो गई। मैनेजमेंट अपनी पावर को यूज करके गलत एंट्री करवा लेता है, मैनेजमेंट ओवरराइड कर लेता है कंट्रोल को, कंट्रोल पे नहीं करता। कुछ कर्मचारी मिलकर आपस में मिलकर मेकर चेकर दोनों मिलके उन्होंने भी बेईमानी कर ली, गलत एंट्री कर ली। और कुछ बार होता है कि इंटरनल कंट्रोल का लगाना बहुत महंगा होता है, उससे फ्रॉड होने की जितनी, गलती होने की जितनी संभावना है, उससे जो नुकसान होने की संभावना है, उससे जो कंट्रोल लगाने की लागत है वो उससे कहीं ज्यादा है। ये भी एक इंटरनल कंट्रोल लगाने का लिमिटेशन है कि जो कॉस्ट है वो बेनिफिट से कहीं ज्यादा है, तो इसलिए इंटरनल कंट्रोल नहीं लगाए जा सकते। ये लिमिटेशन है इंटरनल कंट्रोल की। अब ऑडिटर क्या प्रोसीजर करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए? हमने बात कर ली कि अंडरस्टैंड कैसे करना है, नेचर को समझना है, एंटाइटी के पांचों उसको नॉर्म्स को समझना है, एंटाइटी की अकाउंटिंग पॉलिसीज को समझना है। सब समझ लिया, समझेगा कैसे, इसकी बात हो रही है कि वो इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से, स्टाफ के साथ इंक्वायरी करेगा कि उनके क्या इंटरनल कंट्रोल हैं, कैसे उनको प्रोसेस करते हैं, कैसे ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, स्टाफ कैसे काम करते हैं, स्टाफ से भी वो इंक्वायरी करेगा इसके बारे में। इंक्वायरी वर्बल और रिटन दोनों तरह से हो सकती है और हर आदमी से हो सकती है। हमने पहले 210 में पढ़ा था कि फ्री एक्सेस वो देगा स्टाफ को मैनेजमेंट के साथ, तो इसीलिए फ्री एक्सेस चाहिए कि वो इंक्वायरी प्रॉपरली कर सके। फिर दूसरा होता है एनालिटिक प्रोसीजर, इसको हम बाद में पढ़ेंगे ऐसे में।
पर इसमें क्या होता है, एनालिटिकल प्रोसेस किया जाता है कि पिछले साल के ट्रेंड्स हैं उससे मिला लिया जाए कि इस साल के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं पिछले साल के भी के लगभग बराबर हैं या उससे कंपनसेट करते हैं, या रेशियो एनालिसिस है वो पिछले साल के बराबर है, इंडस्ट्री के बराबर है, कहीं बहुत ज्यादा वेरिएशन है तो वहां एरर होने के या फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है कि जो प्रोसेस किया जा रहा है उसको वॉच करना। ऑडिटर कुछ नहीं करता, केवल देखता है। जैसे इन्वेंट्री काउंट का प्रोसेस है तो वहां की मैनेजमेंट इन्वेंट्री काउंट का कैसे करवा रही है, स्टॉक वैल्यूएशन के लिए इन्वेंट्री काउंट हो रही है तो वहां वो प्रेजेंट रहेगा, उसके प्रोसेस को देखेगा कि मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस है, उसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। और इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन क्या होता है कि वो रिकॉर्ड को खुद एग्जामिन करेगा, रिपोर्टों को खुद एग्जामिन करेगा। ऑब्जर्वेशन केवल देखना है, दूर से देखना है कि वो कार्य कैसे हो रहा है, तो इसका भी ऑब्जर्वेशन भी बहुत प्रभावी होता है। मान लो चुपचाप बैठा ऑडिटर देख रहे हैं तो जो एम्प्लॉइज है उनको लगता है कि उनको वॉच किया जा रहा है तो वो थोड़ा सावधान होकर काम करते हैं, तो उनकी एक्टिविटी होती है, अगर उसके मन में कुछ बेईमानी होती है तो वो नोटिस आता है कि वो हड़बड़ा गया और उस हिसाब से भी ऑडिटर उसको नोटिस करके कर सकता है। और मेन वो जो आएगा अपने वो इन्वेंट्री के टाइम का ऑब्जर्वेशन की बहुत चर्चा होगी। इंस्पेक्शन वो खुद रिकॉर्ड को देखेगा, खुद जांचेगा कि उसको किस प्रकार से एंट्रियों को रिकॉर्ड किया गया है, उसको इंस्पेक्शन कहेंगे। यानी कि 4 मोड हुए, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। इंक्वायरी वर्बल रिटर्न भी हो सकती है। एनालिटिकल प्रोसीजर में के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, शॉर्ट में हमने पढ़ लिया कि ट्रेंड को हम एनालाइज करेंगे, रेशियो एनालिसिस भी कर सकते हैं, बजट से भी कर सकते हैं, ये अलग अलग हैं, तो इसको डिटेल में SA 520 में पढ़ेंगे। ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल के बाद भी उसको ऑडिटर को कुछ करना है या नहीं करना, कि ऑडिटर ने जब इंटरनल कंट्रोल को समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग ले ली, तो उसके हिसाब से वो सिग्निफिकेंट जो मामले हैं उनको देखेगा, उनको लिंक करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के असर्शन से। असर्शंस क्या हुआ, जो मैनेजमेंट ने जो उसमें मैनेजमेंट ने अपना स्टेटमेंट में शामिल किए हैं उनको बोलते हैं असर्शन। द रिप्रेजेंटेशन बाय द मैनेजमेंट इज द असर्शन। जो मैनेजमेंट ने फिगर रिप्रेजेंट की है वो असर्शन से, और वो अपने जो उसकी रिस्क की मटेरियल मिस स्टेटमेंट की रिस्क को उससे एसेस करेगा कि इसमें कहाँ गलती होने की संभावना है, कौन से सिग्निफिकेंट्स है, उसको वो लिंक करेगा रिवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। रिस्क असेसमेंट एट असर्शन लेवल। असर्शन जो है उनमें क्या है कि मान लो कि हमने एक लिया रेवेन्यू, उसमें क्या है कि उसमें उसका एग्जिस्टेंस क्या है, जो एंट्री करी, क्या एंट्री कंप्लीट है, क्या एंट्री एक्यूरेट है, क्या उसका वैल्यूएशन है। तो इनको ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा इन चीजों के बारे में कि जो एंट्रीज हैं, जो बैलेंस है, अकाउंट बैलेंस है, मान लो हमने रेवेन्यू के लिए बात कर रहे हैं कि रेवेन्यू का जो एंट्रीज की गई हैं वो प्रॉपरली सही है, उनकी वो सारी की सारी एंट्रियां हो गई हैं, सारी एंट्री एक्यूरेट है, और उनका जो वैल्यूएशन है, जो उसका अमाउंट है वो प्रॉपरली सही है। ये ईच बैलेंस, कोई भी खाते का बैलेंस हो या ट्रांजैक्शन हो, उसके बारे में ये करेगा। इन्वेंट्री के लिए क्या करेगा, एग्जिस्टेंस देखने के लिए फिजिकल स्टॉक वैल्यूएशन करेगा, वैल्यूएशन के लिए कॉस्ट और NRV का टेस्ट करेगा कि उसका वैल्यूएशन कैसे किया गया। यानी कि हर असर्शन को वो जांचेगा, उसकी सत्यता को जांचेगा, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, और अलग अलग आइटम के लिए अपने जैसे रेवेन्यू के लिए उसके डेट भी देखेगा कि क्या उसी पीरियड से है जिस पीरियड के हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, तो उसको कट ऑफ भी कहेंगे। तो इसके लिए हमारा चैप्टर 5 में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। ये लिंकेज रिस्क विद कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आइडेंटिफाई रिस्क को ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा कि क्या इंटरनल कंट्रोल उस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव है या नहीं है, क्या वो उसको प्रिवेंट कर पा रहे हैं या डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो इसके बारे में ऑडिटर को देखना है।
इसके लिए वो कुछ एंट्री करके देखेगा कि कंट्रोल में वो पकड़ी जाती हैं या नहीं पकड़ी जाती, कंट्रोल उनको एरर्स को डिटेक्ट कर पाता है या नहीं कर पाता। When should auditor revise the risk assessment? ऑडिटर ने एक बार रिस्क असेसमेंट कर ली, ऑडिट चालू कर ली, उसके बाद में लगा कि वो नई इंफॉर्मेशन आ गई, न्यू इंफॉर्मेशन आ गई, नई सर्कमस्टेंसेज आ गए कि ऑडिट में जो वो सोचते हैं कि इनिशियली जो उन्होंने रिस्क असेस की थी वो गलत है, तो वो अपनी जो ऑडिटर का रिस्क है उसको दोबारा असेस करेगा। इसको हम डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे? हर ऐसे में डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। हमने एंटिटी के बारे में क्या क्या अंडरस्टैंडिंग ली, उसके एनवायरनमेंट में सारी चीजें ली, पूरे को रिकॉर्ड करना है। इंटरनल कंट्रोल के क्या क्या कंपोनेंट हैं, कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल लगाए गए हैं, उनको भी रिकॉर्ड करेंगे। हमने जो इस रिस्क को आइडेंटिफाई किया उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। किन पे सिग्निफिकेंट है, जो नॉन सिग्निफिकेंट है, उनके लिए क्या हमें प्रोसीजर लगाने हैं, इसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। लिंक रिस्क को ऑडिट प्रोसीजर से लिंक करेंगे, यानी कि जहां ज्यादा रिस्क है वहां ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा लगाएंगे, जहां ऑडिट रिस्क कम है वहां कम प्रोसीजर लगाएंगे, और इन रिस्क को हम कंट्रोल के साथ भी लिंक करेंगे। चलो अब कुछ रिस्क के बारे में बात करते हैं। रेवेन्यू है, जैसे अर्ली रिकॉग्निशन बिफोर डिलीवरी। हमने माल बेचा, माल डिस्पैच नहीं किया, पर हमने इनकम को बुक कर लिया, रेवेन्यू को बुक कर लिया। ये हो सकता है कि ये मिस रिपोर्टिंग की फ्रॉड हो। परचेज कर लिया, बोगस सप्लायर है, सप्लायर है ही नहीं, पहले भी बात की थी हमने कि उन्होंने बस उससे बिल ले लिया, माल आया ही नहीं, ये भी फ्रॉड रिस्क है। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में ऑब्सोलीट स्टॉक पुराना हो गया, बिकने योग्य नहीं है, पर उसको रिटर्न ऑफ नहीं किया, ये भी एरर है कि भूल गए, इसमें फ्रॉड तो नहीं है, गलती हो गई। पेरोल है, घोस्ट एम्प्लॉय, फर्जी एम्प्लॉय शामिल कर लिए, एम्प्लॉय 5 ही हैं, 7 एम्प्लॉय दिखा दिए, फ्रॉड रिस्क हो गई। फिक्स एसेट्स में हमने गलत डेप्रिसिएशन लगा दिया या रॉन्ग कैपिटलाइजेशन कर दिया, खर्चा किया था मरम्मत का, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल दिया, ये एरर की रिस्क है। तो इन सब रिस्क को हम देख के चलेंगे कि ये कॉमन रिस्क क्या क्या है। ये है हमारा SA 315, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। हम अगले वीडियो में SA 320 की बात करेंगे।